हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक में। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए पहले मैं बोल दूँ सॉरी, 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो रही थी। मैं आपको रीज़न दे दूँ कि मेरी एक फ्रेंड की शादी थी तो मैं इसमें बिजी थी। लेकिन मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू होने वाली है। तो आप सभी को 10 बजे रेडी रहना है और 10 बजे अपना फिर से अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं साथ में ही। देखिए, आज हमारा जो है मंडे में ये 10वां टेस्ट है। हमारा 10वां टेस्ट पेपर है। 10 टेस्ट पेपर कहने का मतलब है कि आपके पास, अगर हम प्रति सेट में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो आपके पास 10 टेस्ट में 500 क्वेश्चन आप बना कर ले जा चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने 500 क्वेश्चन में कितना आपको याद था, कितना आपको डाउट में गया था क्वेश्चन और कितना आपको कन्फ्यूजिंग था, तो वो सब आप अपने हिसाब से डिस्कस कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको फिर से जाकर उन सभी को रिवीजन में लगाना है। और मंडे को आपको 10वां जो 10वां पेपर ये है टेस्ट पेपर, ये आपको मिल जाएगा। बस आप सभी को क्या करना है, इनको 10 का 10 टेस्ट को फिर से आपको रिवीजन लगाना है 2 की स्पीड में। मुझे लगता है कि आप इनको 6 से 7 दिन, 1 दिन में इसको कर लेंगे। तो वही यही सब आपको करना है और कुछ नहीं करना है। और ये जब आप बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पे कमजोरी चल रही थी और कहाँ पे आपकी दिक्कत है। रिवीजन भी आपका साथ में हो जाएगा। तो आज से फिर से ही हमारा जो टेस्ट पेपर है ये हम करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टेस्ट पेपर ये है 10वें नंबर का। इसमें हम 10वें नंबर का टेस्ट पेपर करेंगे, जिसके हिसाब से आपके पास 500 क्वेश्चन कंप्लीट पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है कि इनका फिर से रिवीजन करना है और कुछ नहीं कहना। चलिए, क्लास को ज़्यादा लंबा ना चौड़ा ना करते हुए हमको सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर प्रैक्टिस सेट फोकस करना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ वो सब चीज़ मैं आपको बोलूँगी। पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ेंगे ऑप्शन और उसके बाद हम करने वाले हैं अपना सेट। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आई होप आप सभी तैयार होंगे और बहुत ही उत्सुकता के साथ, बोरिया आपके फुल अटेंशन के साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? ऑप्शन नंबर 1 है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर करके हमको बताएंगे। तो आप बताएंगे अबुल हसन किसका चित्रकार था, किस शासक का दरबारी चित्रकार था। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नांकित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? स्टूडेंट, दिया है मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से और असम से। यानी कि जितने भी ये 4 कूट दिए हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा बांग्लादेश से सीमा अपनी साझा करते हैं। तो चलिए, मैं आपको ऑप्शन पढ़ के बता देती हूँ। कूट दिया है 1 और 2 सही, कूट दिया है 2 और 3 सही, कूट दिया है 1, 2 और 4 सही और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1, 3, 2, 4 सही। तो बताइए कौन कौन राज्य की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श करती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघालय की सीमा, त्रिपुरा की सीमा, मिजोरम की सीमा और असम की सीमा, ये चारों राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है। और अगर एक इसमें एक राज्य और आता है साथ में, आप याद कर लीजिएगा, वेस्ट बंगाल भी अपनी सीमा किससे इससे साझा करता है? पश्चिम बंगाल से। और आपको एक क्वेश्चन थोड़ा ये भी पूछा जाता है। चलिए, आप क्वेश्चन का आंसर तो आपको डीप पता चल गया है। थोड़ा मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, थोड़ा स्क्रीन साफ कर लेती हूँ, तो आपको मुझे कुछ समझाना भी था। तो देखिए, इसका आंसर तो हो गया डी। अगर आपसे पूछेगा बांग्लादेश से वह कौन सा स्टेट है जो अपनी 2 बार सीमा साझा करता है, तब आप इसका आंसर बताएंगे असम वो ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 2 बार अपनी सीमा साझा करता है। क्योंकि ये भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है और आजकल ये नहीं मायने रखता है कि यूपीएससी का क्वेश्चन है कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपको फुल प्रूफ तैयार होना है कि एग्जामिनर जैसे भी बॉल फेंके, आपको चाहे फुल टॉस फेंके, चाहे आपको वो बाउंसर फेंके, चाहे आपको किसी भी चीज़ की बॉल फेंके, आपको अपना हिट करना ही है। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आपने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से टैकल किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इनका आंसर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों को
उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। स्टूडेंट, उत्तर से दक्षिण का मतलब होता है कि आपको उत्तर से दक्षिण का मतलब उत्तर से स्टार्ट करके दक्षिण की तरफ आना है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आपको ये पहाड़ियाँ क्रम से लगानी है। तो कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते दक्षिण से उत्तर है, उत्तर से दक्षिण है, तो आपको ध्यान करना है कि ऊपर से हमको नीचे की तरफ चलना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी है नीलगिरी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी या अन्नामलाई की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी है इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी या अन्नामलाई की पहाड़ी। और ऑप्शन नंबर डी है अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। तो स्टूडेंट, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, क्योंकि देखिए नीलगिरी और ये ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा पर जो ट्राई जंक्शन बनाता है उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीचे आपको मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी, और सबसे लास्ट में तमिलनाडु में जहाँ पर कन्याकुमारी जिसको मेन लैंड का मुख्य भूमि का भाग बोलते हैं, वहाँ पर क्या है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, और सबसे बाद में हो जाएगी कार्डमम हिल्स। इसको कार्डमम इंग्लिश में बोल देते हैं और इलायची की पहाड़ी इसको हिंदी में बोल देते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि जितना स्क्रीन साफ रहेगा आपको समझने में उतनी में अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिखाई दे रहा होगा कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तब आप इसका आंसर बताएंगे गोवा, ऑप्शन नंबर के सी। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा की जो जीवन रेखा होती है उस नदी को कहते हैं मांडवी नदी। ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे। और कभी कभी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं मोलेम। मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तभी भी आप आंसर बताएंगे गोवा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है होने पर हमें अम्लीय वर्षा की संज्ञा दे सकते हैं, यानी कि जब वर्षा का जल पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्लीय वर्षा की संज्ञा में रखते हैं। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 है 5.5 या अधिक, 5.5 या कम, 6 या अधिक, या 3.5 या कम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 या 5.5 से अगर कम पीएच मान जाएगा वर्षा जल का तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किए होंगे, अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था, यानी संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो कब हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 है अप्रैल मई 2046, जून और अगस्त के बीच में 1946 में, नवंबर दिसंबर 1946 में, या जनवरी फरवरी 1946 में। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में, जुलाई और अगस्त के मध्य में संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया था। और प्रति 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर हमने 1 मेंबर की सीट रखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। संविधान का वह भाग कौन सा है जिसे लागू कराने के लिए व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, यानी कि संविधान का वह कौन सा पार्ट है जिसको हम लागू कराने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं कि भाग 3 को लागू कराने के लिए हम सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भाग 3 में दिया है मौलिक अधिकार। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कोई हमारे मौलिक अधिकारों को खंडित करता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हमारे मूल अधिकार को बचाने के लिए, हमारे मूल अधिकार को संरक्षण प्रदान करने के लिए वह आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर
सी है बनारस अधिवेशन और ऑप्शन नंबर डी है मुंबई अधिवेशन। तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का बताएंगे राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आप मुझे राइट आंसर बता रहे हैं, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर के सी, बनारस अधिवेशन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आप मुझे बताएंगे कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो चलिए स्वदेशी आंदोलन आपको बता दूं, कानपुर जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसी अधिवेशन में हुआ था कि हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे। स्वदेशी का मतलब हो जाएगा कि स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट चाहे क्वेश्चन गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। इससे क्या होगा, अगर आप गलत करेंगे ना, अगर आपने यहाँ गलती कर ली तो यकीन मानेगा आप अपने एग्जाम सेंटर में गलती नहीं करने वाले। अगर आप यहाँ तुक्का मारेंगे या कोशिश करेंगे ठीक है बनता है नहीं बनता है नहीं बनता है, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना ही देना है, वो भी अच्छे से देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा होगा। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके जो प्रमुख थे नेता कौन थे, वही आपसे पूछ रहा है। राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप मुझे राइट आंसर बता रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है स्टूडेंट कौन सा ऐसा कर है जो इनडायरेक्ट वे में नहीं दिया जाता। इनडायरेक्ट वे में नहीं दिया जाता है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं देते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में देते हैं। निगम कर है, आय कर है, या सीमा शुल्क कर है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऐसा टैक्स है जो हम डायरेक्ट वे में नहीं करते हैं। देखिए आप मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताने वाले हैं। आप कहेंगे सीमा शुल्क जो होता है उसको हम डायरेक्ट वे में ना देकर इनडायरेक्ट वे में देते हैं। देखिए जो इनकम टैक्स लगता है वो लगता है हम पे डायरेक्ट, जिस आदमी की जितनी इनकम होती है वही उसको पे करता है। निगम कर भी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन सीमा शुल्क जो होता है ये क्या है, इसको व्यक्ति डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट रूप में पे करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 11, 12, 13 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। आप मुझे इसका राइट आंसर करके बताएंगे बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर के सी, यूरेनियम कार्नेटाइट का मुख्य अयस्क या खनिज है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन नया मिला होगा कि कार्नेटाइट एक धातु भी होती है। ये आपने धातु पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन ये किसका अयस्क है, किसका खनिज है, तो आप बताएंगे यूरेनियम का। आपको पता होगा जो यूरेनियम 235 होता है इसका यूज हम क्या है परमाणु भट्टी में करते हैं स्टूडेंट। यूरेनियम बहुत सारी फॉर्म में पाया जाता है, यूरेनियम 234 भी होता है, यूरेनियम 245 होता है और 36 भी होता है। लेकिन हमारे जितने भी परमाणु भट्टी, जितनी परमाणु रिएक्टर हैं उसमें जो हम जिस भी फॉर्म को कन्वर्ट करके यूरेनियम U235 में इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यही हमारे परमाणु भट्टी में चलता है। अगर आपसे पूछने लगे कि यूरेनियम 236 क्या हम परमाणु भट्टी में यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, हमारे जितने परमाणु भट्टी जितने परमाणु रिएक्टर होते हैं हम यूरेनियम 235 का ही यूज करते हैं। तो ये न्यूज आपके लिए, यह इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके जीवन के लिए पता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको अपने जीवन में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। आप बताएंगे डार्विन थे, लियो कार्लोलिनियस थे, या थ्योफ्रेटिस थे, या हिप्पोक्रेटस थे। तो आप बताएंगे द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा लीनियस। लीनियस के द्वारा ही द्विनाम पद्धति स्टार्ट की गई थी। द्विनाम पद्धति में होता था कि जैसे
क्रेटस। हिप्पो का मतलब होता है, हिप्पोक्रेटस जो वैज्ञानिक नाम है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हिप्पो जो होता है ये होता है वंश और जाति हो जाती है क्रेटस, यानी कि इसमें वंश और जाति को डिनोट किया गया था कि इसका वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, उसको बोलते द्विनाम नाम पद्धति। और ये जिसके देने वाले कौन थे, लीनियस साहब थे। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधित प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा या 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, इसके द्वारा कहा गया था कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अगर वो 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी या कितना उसको वेतन भत्ता दिया जाएगा, ये सब राष्ट्रपति ही उसको प्रस्तावित करता है कि हाँ कि कोई व्यक्ति अगर 2 राज्य का राज्यपाल है उसको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। चलिए ये हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर हो गए हैं, आपने बहुत अच्छे से किया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस टेस्ट को काफ़ी अच्छे से करके लेकर चल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों या जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, राज्य सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने से। ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को राज्यपाल शासन लगाने की शक्ति, या ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान से। तो आप मुझे 17 का राइट आंसर बताएंगे। तो 17 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 244 है इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से है। अनुसूचित किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, उस पर शासन प्रशासन को करना, यह कौन से पद या कौन सी अथॉरिटी इसको डिफाइन कर दिए, तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट इसको अथॉरिटी प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 आपको आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप इसका आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 20 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किस बोध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं शुद्ध पिटक की रचना की गई थी। आप बताएंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। स्टूडेंट आपको पता होगा 4 प्रकार से बोध संगीति की गई थी। तो कौन सी बोध संगीति के दौरान विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे प्रथम बोध संगीति के दौरान ही विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना की गई थी। प्रथम जो बोध संगीति हुई थी ये आप बताएंगे किसके शासनकाल में और कौन इसकी अध्यक्षता की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इससे क्या होगा कि आपको ये रहेगा कि हाँ हमको कुछ सर्च भी करना है, कुछ पढ़ना भी है। तो इससे क्या होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता होगा किसी चैप्टर में तो आप वहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर कवर करने में बड़े टाइम नहीं जाता है। बस ये है कि आप उसको क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ सकते हैं टॉपिक को। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है कि 1937 में प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी। आपको पता होगा स्टूडेंट 1937 में क्या चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी राज्य में सरकार बनाई थी। आप 5 राज्यों में, 7 में, 8 में या 9 में। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 का मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों में क्या है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण बहुमत की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी, तब आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, एक तो मुंबई, मद्रास, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, इन 5 राज्यों में क्या है कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन 3 राज्य ऐसे थे जैसे कि पंजाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इसमें क्या था, इन्होंने अपनी क्या है मतलब कि जैसे होता है ना कि मतलब 2 पार्टियों के सहयोग से इन्होंने अपनी वहाँ पर सरकार बनाई थी, लेकिन 5 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन कुछ अलग फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो आपको उस सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट तैयार रहना है कि आप हर तरीके से क्वेश्चन को करके आए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
ऑप्शन नंबर 1 है बाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर बी है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी है विडल या टेंटम, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मॉर्गन। तो किसके द्वारा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। विडल और टेंटम के द्वारा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे, कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि धान से निकलने वाली गैस है, मीथेन है, इथेन है या नाइट्रोजन है या ये सभी। तो धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी CH4 मीथेन। ये जो इसका रासायनिक फॉर्मूला भी होता है और ये गैस क्या है, धान के खेतों से भी निकलती है। आपसे स्टूडेंट ये भी पूछ लेता है जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनसे भी मीथेन गैस का रिसाव होता है। जो खदान होती हैं, खदानों में से भी क्या होता है, मीथेन का रिसाव होता है। और दलदली वाले भूमि क्षेत्र जो होते हैं वहां से भी क्या है, मीथेन का रिसाव होता है। तो कभी कभी आपसे धान के खेत पूछ लेता है, कभी जुगाली वाले पशु पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लेगा खाइन या जो ये कोयल खदान होती है, माइंस होती हैं, इनसे भी निकलती है। और कभी आपसे पूछ लेगा दलदली क्षेत्रों से कौन सी गैस निकलती है, तभी भी आप इसका चारों फॉर्मेट में इसका आंसर होगा CH4 मीथेन गैस का रिसाव होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? यानी कि जो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है वो किस स्थान पर सबसे अधिक होगा, वही हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। आप बताएंगे विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। स्टूडेंट हमारी पृथ्वी जो है वो गोल ना होकर के सर्पिलाकार है। आपको पता होगा हमने यहाँ पर अक्षांश रेखाएं और कुछ ऐसे देशांतर रेखाएं हमारी खींची हुई होती हैं। तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे, इसी प्रकार से हमारी कुछ अर्थ होती है। ये हमारी भूमध्य रेखा है। आपको पता होगा भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे की ओर चलने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे पोल की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण के मान में भी वृद्धि होगी, और जैसे जैसे हम नीचे साउथ की तरफ पोल की तरफ बढ़ेंगे, साउथ पोल की तरफ, तभी भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण के मान में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से आपने इन क्वेश्चन को किया भी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 29 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक जो वर्णांध पुरुष होता है और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों में वर्णांधता होने की कितनी संभावना है? स्टूडेंट अगर कोई पुरुष जिसको कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन महिला सामान्य महिला है, जब उनसे कोई संतान उत्पन्न होती है यानी कि पुत्र अगर उत्पन्न होता है तो उस पुत्र में कलर ब्लाइंडनेस होने की कितनी परसेंटेज संभावना है कि उससे होने वाले पुत्र में कि वर्णांधता रोग होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 50%, ऑप्शन नंबर 1 है 100%, ऑप्शन नंबर सी है 25% या 0%। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। 0% संभावना होगी कि उनसे दोनों के जो संतान पैदा होगी पुत्रों में वर्णांधता होने की 0% संभावना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन और डिफाइन कर रहा है। आपको पता होगा जो कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है वो होता तो पुरुषों को है, लेकिन इस रोग की अगर बाहक जो होती हैं ये फैलता किन से है, फीमेल से। अगर ये क्वेश्चन चेंज होता कि एक सामान्य पुरुष और जो महिला के अंदर महिला इस रोग की वाहक होती हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि महिला के द्वारा वर्णांधता रोग फैलता है तो महिला को ये रोग नहीं होता है। ये जितना भी रोग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस जो रोग होता है ये पुरुषों में ही पाया जाता है। कभी कभी आपसे ये देख सकता है कि यह रोग किसमें, कौन इसकी वाहक होती है, तब आप इसका आंसर बताएंगे महिला इस रोग की वाहक होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 आपने पढ़ लिया होगा। ऑप्शन मैं इसके पढ़ दे रही हूँ। सूचना
और प्रशासन मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर बी है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी है आवास या शहरी मंत्रालय। ये ऑप्शन नंबर डी है मानव संसाधन मंत्रालय। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो ये अभियान चलाया जा रहा है, कौन सी इसकी नोडल एजेंसी है जो इसको रेगुलेट करती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। ऑप्शन नंबर के इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान योजना चलाई जा रही है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 30। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है नेपाल की सीमा से स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। यूनिक ये पूछ रहा है कि नेपाल की सीमा से बिहार के कितने राज्य अपनी सीमा स्पर्श करते हैं, सीमा अपनी साझा करते हैं, वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। मैं पहले पढ़ लेती हूँ। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया या किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंगा, अररिया, मधुबनी। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया। यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप मुझे राइट आंसर क्या करके बताएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा स्लाइड को साफ कर देती हूँ, आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा और अपने क्वेश्चन को देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप मुझे राइट आंसर करके बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर की। अगर आप देखिए जो बिहार है, बिहार का कुछ नक्शा इस प्रकार से होता है। मैंने तो रफली नक्शा बना दिया है। तो ऊपर ये जो है अपनी सीमा अपने यहाँ से साझा करता है, यानी कि जितने भी नेपाल से बिहार के जो जिले स्पर्श करते हैं वे ऊपर वाले यहाँ के जिले होते हैं, यानी कि उत्तर साइड से ये अपनी सीमा साझा करता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पश्चिमी चंपारण मिलेगा, फिर आपको पूर्वी चंपारण मिलेगा, फिर आपको सीतामढ़ी मिलेगा, फिर मधुबनी मिलेगा, फिर सुपौल मिलेगा, फिर आपको अररिया और फिर आपको मिलेगा किशनगंज। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार के पश्चिम नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किशनगंज एक ऐसा कौन सा जिला है जो अपनी सीमा ये है नेपाल से भी, और यह क्या है इसके इधर इसके कौन सा हो जाएगा झारखंड, यह इससे दोनों से सीमा साझा करता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन घुमा मार के पूछ सकता है। तो आपको सभी स्टेट और सभी स्टेट के लगने वाले देशों से नाम ये याद होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूपी के हैं तो आप आपसे नेपाल का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि पड़ोसी स्टेट से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपने स्टेट के साथ साथ आपको अपने पड़ोसी स्टेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में या नागालैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आप मुझे राइट आंसर करके बताने वाले हैं। पखुई जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और इसको बोलते हैं, इसको उगते सूरज का राज्य भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया है, अरुण प्लस आंचल। अरुण का मतलब होता है सूर्य और अंचल का मतलब होता है पर्वत, यानी कि वह पर्वत का स्थान जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया है। अगर आपसे कोई भी अगर मान लीजिए जनरल नॉलेज में पूछ ले कि बताइए अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल ही क्यों रखा गया है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अपने जीवन से संबंधित क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो ये आपके लिए नई जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो थैंक यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सहायक संधि बेलजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए। ऑप्शन नंबर है पेशवा, भोसले, सिंधिया या होलकर। क्या सहायक संधि को अपनाने वाला कौन सा राज्य नहीं था, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप स्टूडेंट राइट आंसर करके बताने वाले हैं कि सहायक संधि को होलकर शासकों ने स्वीकार नहीं किया था, वे इस संधि में शामिल नहीं हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 33 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था, यानी किस शासक का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं था। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताएंगे। ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, प्रसेनजित या चंड प्रद्योत। तो कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा चंड प्रद्योत जो था यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। अशोक, कनिष्क और प्रसेनजित इन तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से था। और बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षा देने वाले शासक का जो महात्मा थे, इन्होंने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, तो आप बताएंगे उपगुप्त के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि आपको पता होगा इसलिए इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये थे हमारे 36 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिखाई दे रहा होगा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, कुषाण काल में या सातवाहन में। तो गुप्त महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, इसका आप राइट आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है किस राजवंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। आप बताएंगे ऑप्शन करके इसका आंसर करके, शुंग वंश, इंडो ग्रीक, कुषाण या गुप्त वंश। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किस शासक को जाता है या किस वंश के शासकों को जाता है, तो आप 39 का ऑप्शन करके बताएंगे गुप्त काल के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। लेकिन भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा सर्वप्रथम चलाए गए थे, तो आप बताएंगे इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा। और सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में किसने चलाए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तभी भी आप इसका आंसर बताएंगे गुप्त काल। ठीक है, तो ये थे आपका क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 40 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर है हिंदुओं पर लगने वाला कर जजिया कर था, मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला कर जकात था, युद्ध में लूट का माल को खुम्स बोलते थे, या मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर खराज था। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का आप करेंगे राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर खराज नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपना 100% दे रहे होंगे और अपने कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ये भी आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं, यानी कि हीरे की कटिंग जो है वो किस आकार में की जाती है। आप बताएंगे सम षष्ठ भुजाकार में, या चतुष्फलकीय में, त्रिभुजाकार में, या सम चतुर्भुजाकार में। तो हीरे की क्रिस्टलिंग किस आकार में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आप मुझे राइट आंसर करके बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का जो स्टूडेंट राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के भी, चतुष्फलकीय आकार में ही हीरे की क्या है कटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपकी स्क्रीन पर कि एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है, शेयर बाजार कौन सा है। आप बताएंगे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आप बताएंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, हम बताएंगे 1875 में। कभी कभी इसका सन भी आपसे पूछ लेता है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 आपको आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। एडम स्मिथ ने, कीन्स ने, डेविड रिकार्डो ने, या आप इसका आंसर मुझे करके बताएंगे गोटफ्रीड हेवलर ने। तो अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आप जो राइट आंसर करके बताएंगे ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर के डी, गोल्टफ्रीड हेवलर के द्वारा अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। और ये लगता है कि ये 75% बच्चों के लिए नया क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और पुराने क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखना है और नया सीखते रहना है।
ये मत सोचिएगा कि नया सीखेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा, अगर पैट का आपने एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने लुंगी पहनना कब स्टार्ट किया था। तो क्या आप ये कहेंगे कि हम वो सब चीज़ें याद करेंगे? हाँ, आप अगर एक जनरल कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट है तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको क्या नहीं पढ़ना, आपको सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि क्या एग्जामिनर आपसे पूछ ले, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्न को सम्मिलित करें। एक तरफ दिए हैं पुरस्कार, और वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं हमसे पूछ रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक तरफ दिए हैं खेल में, विज्ञान में, सिनेमा में या साहित्य में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ए को मिलाएंगे आप साहित्य से, यानी कि 4 से। भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान से, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन, हम सब 2 से मिलाएंगे। अर्जुन पुरस्कार आपको पता है ये दिया जाता है खेल से, तो सी का हो जाएगा 1। और आप बताएंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस में दिया जाता है? सिनेमा में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? तो पहले का हो जाएगा 4, और बी का हो जाएगा आपके सामने 2, और सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा आपके सामने 3। तो 4, 2, 1, 3 किसका बनना है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 47 का क्या स्टूडेंट राइट आंसर है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा क्वेश्चन होगा, और सभी ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किया भी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले का बाद में आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन कटिंग में थोड़ा जो एडिटर है उसने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है, बट कोई नहीं, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट टेस्ट पेपर आप करने वाले हैं। 41वां है कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? आप बताएंगे पुर्तगाल का था, मोरक्को का था, इटली का था, ये रूस का था। तो निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था, किस देश का यह राजकुमार था? आप इसका राइट आंसर करके बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 को बताएंगे इटली का निकोलो कोंटी यात्री था। और मोरक्को का कौन था? आप बताएंगे मोरक्को का था इब्ने बतूता, मोरक्को का था। अब वास्को डी गामा किसका था? तो आप बताएंगे पुर्तगाल से आया था। तो ये की होगी अदर्स इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश के द्वारा शासन किया गया था? अराविडू वंश के द्वारा, संगम वंश के द्वारा, तुलुप वंश के द्वारा या सुलुप वंश के द्वारा? तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर करके बताएंगे। तो बताएंगे संगम वंश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? संगम वंश के द्वारा शासन किया गया था। तो इसका आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी, और 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है? हेमेटाइट नहीं है, मैग्नेटाइट नहीं है, सीडेराइट नहीं है, या मैकले कैलाइट नहीं है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। तो आप बताएंगे मैकले कैलाइट लोहे का एक्स नहीं है। लोहे के एक्स को याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे, मैं आपको वो छोटी सी ट्रिक लिख कर बता दी हूँ। देखिए, आप बताएंगे हेमा, मालिनी, मालिनी से लोहा लिया। ये आपको एक लाइन याद करनी। देखिए, हेमा से हो जाएगा हेमेटाइट, मालिनी से हो जाएगा मैग्नेटाइट, और से हो जाएगा सीडेराइट, और लोहा से हो जाएगा लोहे के अयस्क। ठीक है, तो आपको ये एक लाइन करने से आपको लोहे के अयस्क याद होने वाले हैं। और इस ट्रिक से आपको क्या है, ये भी याद नहीं रखना कि ये लोहे की ट्रिक है, एल्यूमिनियम की ट्रिक है, या किस और की ट्रिक है। तो आपको बस ये छोटी सी लाइन याद रखनी है, और आप लोहे के अयस्क कभी भी गलत करने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये इन्हें क्या एडिटर ने क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए हैं, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। आपकी असुविधा के लिए हमको खेद है, बट आप बहुत अच्छे से टेस्ट अपना कर रहे होंगे, ये मुझे आप पे पूर्णतः विश्वास है। सूची 1 को सूची 2 से क्या है, हमको सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची 1 दी है, एक तरफ सूची 2 दी है। चलिए, एक तरफ दी है वन, और ये वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं वो हमसे पूछ रहा है। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वन, कच्छ वनस्पति, या पतझड़ वाले वन। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, चलिए इसका मिलान करेंगे। तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं साइलेंट वैली में, और साइलेंट वैली कहाँ है? आप बताएंगे केरला में। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये बताएंगे आप हिमाचल में। कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? ये आप बताएंगे सुंदरबन में।
और पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आप बताएंगे राजस्थान में। तो पतझड़ वाले वन राजस्थान में। चलिए इनके ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ए का हो जाएगा 4, शंकुधारी वन का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो हो जाएगा 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 और 42 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए पहले आप इसका मिलान करेंगे और फिर इसका आंसर देंगे। एक तरफ दी है एंजाइम, और वे एंजाइम किस किस काम को कन्वर्ट करने में हमारे बॉडी में होते हैं, उनका हमसे मिलान करना है। एक तरफ दिया है इरिप्सिन, एक दिया है माल्टोज, एक तरफ दिया है लाइपेज और एक तरफ दिया है सुक्रोज। तो चलिए हमको इसका बताना है आंसर। तो जो इरिप्सिन होता है, ये इरिप्सिन किस यूज में हमारी बॉडी में क्या करता है, तो आपको बताना है करके। तो इरिप्सिन जो होता है ये कहते हैं पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 किस किस में दिया है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, सी में दिया है, डी में दिया है। चलिए हमारे 2 क्वेश्चन ऑप्शन अभी मैच कर रहे हैं। आगे दिया है माल्टोज। तो माल्टोज क्या करता है आप मुझे ये भी करके बताने वाले हैं। तो माल्टोज आपको देखिए यहाँ पे माल्टोज लिखा है और यहाँ पे माल्टोज लिखा है, तो आप इसको बहुत आसानी से मिला सकते हैं। तो बी का हो जाएगा 1। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ होता है। तो बी का हो जाएगा 1। तो 1 सी में तो ध्यान नहीं है, डी में हो जाएगा, डी में दिया है 1। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है, ये हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट से आप 100% सही क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर के 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, 3 2 3 1 2 4। और लाइपेज जो काम करेगा ये क्या करेगा, सुक्रोज को सुक्रोज से, माल्टोज से माल्टोज से। देखिए सारा क्वेश्चन हमारा बन गया है और ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से बना लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। नकल के लिए होती है अकल की जरूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पदार्थ की जो परमाणिकता होती है, परमाणिक सिद्धांत किसने द्वारा दिया गया था, यानी पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा, जोल डांटल के द्वारा या जे थॉमसन के द्वारा, या बोर ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप मुझे राइट आंसर करके बताने वाले हैं। आप बताएंगे जोल डांटल के द्वारा ही परमाणु का परमाणविक सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 19 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। आपको दिया है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है किसको। जो बिहार में पंचायत का मुखिया होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, आप मुझे बताएंगे ये कमेंट करके। तो चलिए एक तरफ दिया है उप मुखिया को, प्रखंड विकास अधिकारी को, जिलाधिकारी को, या आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर, या जिला पंचायत अधिकारी को। तो किसको अपना त्याग पत्र देता है अपना, 18 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, जिला पंचायत पद अधिकारी को बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आवेष्टित नहीं है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री कौन सा नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ऑप्शन है अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोलिविया या रूस। तो कौन सा लैंड लॉक कंट्री नहीं है, तो 19 का आप राइट आंसर बताएंगे 20, क्योंकि आपको पता होगा रूस अपनी सीमा क्या है, रूस सबसे ऊपर है। तो इधर की सीमा क्या है, समुद्र से लगती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बर्फ रहती है। और इधर इसकी इधर आपको पता होगा यहाँ पर क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और आपको यहाँ मिलेगा जापान। तो जापान सागर भी होता है इधर की तरफ, येलो सागर भी होता है, तो कभी कभी यहाँ से भी अपनी सीमा साझा करता है। तो रूस क्या है, लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अगर स्टूडेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो आप मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, तब आप आंसर बताएंगे कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है। अगर आपसे कजाकिस्तान अगर ऑप्शन में ना हो तब आप बताएंगे मंगोलिया सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। अगर मंगोलिया भी ऑप्शन में ना हो तब बताएंगे आप लाओस सबसे बड़ी क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। तो आपको याद रखना है कजाकिस्तान
सबसे बड़ा कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर मंगोलिया, फिर बताएंगे लाओस। ये क्या है, सबसे बड़े लैंडलॉक कंट्री स्टेट हैं। तो जो जो ऑप्शन में दिया होगा, जो जो ऑप्शन में नहीं दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को बनाकर लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हम रीड करेंगे कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के जो ऑप्शन है स्टूडेंट, लखनऊ में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है या देहरादून में है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्न प्रणालियों में कौन कृषक के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था बनाई गई थी वह कौन सी थी जो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर 1 है जमींदारी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था और ऑप्शन सी है महलवाड़ी व्यवस्था या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आप राइट आंसर बताएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों को या कृषकों को सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। और आप बताएंगे रैयत का मतलब ये होता है किसान, किसान द्वारा मैनेज की जाने वाली व्यवस्था को बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था और रैयत का मतलब होता है किसान। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि एक शब्द के लिए अनेक शब्द बताइए, तो रैयत का मतलब भी आपसे पूछ सकता है कि रैयत का मतलब क्या होता था किसान। आप भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, 27 और 28 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये भी सम्मिलित करने के लिए एक तरफ दिया है आपको दिए हैं विटामिन और दूसरी तरफ दिया है इनकी कमी से होने वाले रोग या कौन कौन से इनके दिए हैं बायोलॉजिकल नेम। तो आपको इसका बताना है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन B3 का नाम क्या है, विटामिन आपसे B3, विटामिन E, विटामिन K आपको बताने हैं नाम। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। तो पहले का हो गया थर्ड वाला। तो देखिए पहले का थर्ड कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और ऑप्शन नंबर दिया है C में। तो दूसरा तो हमारा गलत हो गया, इसको कट कर देते हैं और चौथा भी हमारा कट हो गया। अब 2 क्वेश्चन में चल रही है जंग। तो V3 को क्या बोलते हैं, K को क्या बोलते हैं और E को क्या बोलते हैं। तो चलिए आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 को आप मिलाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए विटामिन B3 का नाम बोलते हैं निकोटीनिक B3 को बोलते हैं और विटामिन K को बोलते हैं, विटामिन E को बोलते हैं टेकोफेरोल और विटामिन K को बोलते हैं फाइकोक्लोविनोन। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। B का हो जाएगा दूसरा, B का हो जाएगा 2 और C का हो जाएगा 4 और A का हो जाएगा 1। तो 3 2 4 1 कहाँ पर दिया है, 3 2 4 1 दिया ऑप्शन नंबर 1 में। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 1। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके लिख देती हूँ। वैसे तो आपको मैंने 1 बाय 1 करके मिला के दिखा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के A। क्वेश्चन नंबर 28 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बाई ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है। आप बताएंगे ऑप्शन का आंसर पढ़ करके। ध्वनि की चाल यानी कि हवा में ध्वनि की गति ज़्यादा होती है, हवा में ध्वनि की गति बराबर होती है या हवा में ध्वनि की गति कम होती है, क्या शून्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट जो राइट आंसर है आप बताएंगे ध्वनि में की जो निर्वात में चाल होती है वो शून्य होती है। स्टूडेंट जब वैक्यूम ही नहीं रहेगा तो क्या आपको लगता है कि जो ध्वनि है वो ट्रैवलिंग कर पाएगी। देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो साउंड है ये क्या है, यांत्रिक तरंगे है और यांत्रिक तरंगे जितनी भी होती हैं उन सभी को चलने के लिए, उन सभी को ट्रैवलिंग करने के लिए क्या है, माध्यम की ज़रूरत होती है। आप कहेंगे कि जब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जाता है वहाँ पर आवाज़ नहीं सुन पाता है, तो वो क्यों नहीं सुन पाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वायुमंडल ही नहीं है। और ध्वनि को चलने के लिए क्या है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है और उस मीडियम को हम बोलते हैं वैक्यूम, उसको बोलते हैं हम वायुमंडल। क्योंकि वायुमंडल में क्या वो जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दूसरे के कानों तक पहुँचती है, क्योंकि जो साउंड वेव होती हैं वे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ये यांत्रिक तरंगे होती हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। बहुत आज की सारी PDF इन्होंने उल्टी सीधी करके लगा ली है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे लगाना है सब ये भूल गए हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने क्वेश्चन को एकदम डिस्टर्ब करके रख दिया पूरी फाइल को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? मुख्यमंत्री करता है, वित्त मंत्री करता है, राज्यपाल करता है कि राज्य पंचायती राज्य मंत्री करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी, राज्यपाल द्वारा वित्त आवंटित किया जाता है पुनर्विलोकन करने के लिए। कमेटी का गठन कौन करता है? आप बताएंगे राज्यपाल। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? कनिष्क के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, धर्मपाल के थे, लक्ष्मण सेन के थे? तो जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी ये किसके शासक के दरबारी कवि थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप राइट आंसर बताएंगे लक्ष्मण सेन के ये दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए, उच्च शिक्षाओं के लिए, प्राथमिक शिक्षा को लिए या तकनीकी शिक्षा के लिए? जो हंटर कमीशन बनाया गया था ये किसके लिए आया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप मुझे कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन को लाया गया था। इसकी रिपोर्ट ने किस पर विशेष बल दिया था? तो आप बताएंगे प्राथमिक शिक्षा की तरफ इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा से ध्यान दिया था। तो आज की लाइव स्लाइड आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और बहुत आपको अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए जल्दी से हमारा टेस्ट खत्म होने वाला है। देखिए 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि 50 क्वेश्चन हम 25 मिनट में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रभावित नहीं होती है? यानी कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में नहीं बहती है वही आपसे पूछ रही है। सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज। कूट है 1 और 4 सही, एक को केवल 4 सही, 3 और 4 सही या 1, 2, 3 सही? तो कौन सी जम्मू कश्मीर में नहीं नदियाँ बहती हैं वहीं आपको क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताएंगे। सिंधु नदी और सतलज नदी क्या जम्मू कश्मीर नहीं बहती है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर। 1 और 4 जम्मू कश्मीर में नहीं प्रभावित होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से कौन मेडागास्कर की राजधानी है? तो इधर हो जाएगा एंटा नानेनरीवा, विक्टोरिया, नासाउ या पोर्ट लुइस? तो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? 49 का आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के ए एंटा नानेरिवो मेडागास्कर की राजधानी है। आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को करने के लिए सब कोशिश करेंगे। अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था? यानी कि कौन सा स्टेट में क्या है, यानी कि नगरीय विकास बहुत ही निम्न स्तर का था। यानी कि वहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था सबसे ज़्यादा है और नगरीय व्यवस्था बहुत कम है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में क्या है, नगरीयकरण कम है और वहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा जो है वह ग्रामीण व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की श्रृंखला। क्वेश्चन कुछ आगे पीछे थे लेकिन पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपने किए हैं। 50 क्वेश्चन में से आपने कितना अच्छा किया, कितना गलत किया, कितनी में आपको डाउट में डाला, ये सब आप अच्छे से जान सकते हैं। मंडे तक आपके अगर टेस्ट लगाया जाए तो आपने 50 टेस्ट कंप्लीट कर लिए। 50 का मतलब आपने 500 क्वेश्चन आपके पास डिलीवर हो गए हैं। 500 क्वेश्चन में से आपको कितना आपने सीखा, कितना आपके अंदर चेंजेस आया, ये आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको क्लास फिर से करनी चाहिए तो प्ले लिस्ट इनकी बनी हुई है, आप जाइएगा प्ले लिस्ट में और सारे के सारे क्वेश्चन का रिविजन कर लीजिएगा। तो यही आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए जोश नए जुनून के साथ। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को जुड़ने के लिए रिजल्ट तक में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपको अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।